हेलो 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 बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से ऑसम से यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ नया, कुछ रॉकिंग, कुछ धमाकेदार, कुछ मजेदार, कुछ ऑसम। तो भाई एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का उदय बैच में, जहां पर क्लास 9th का पूरा मटेरियल, पूरा लेक्चर, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, वो भी बहुत मजे से। तो भाई बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, बहुत ही ज्यादा दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर हमें क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट करा दो, क्लास 9 पढ़ा दो, क्लास 9 समझा दो। तो भाई आप ही की डिमांड, आप ही की बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उदय बैच क्लास 9 के लिए स्पेशली। मेरा नाम है आकाश श्रवण। ये देखो भाई, ऐसे फोटो बनी हुई है, ऐसे ये फोटो में अच्छा लग रहा हो ना? नहीं यार, यहाँ भी थोड़ा पता नहीं तो बच्चे, मेरा नाम है आकाश श्रवण, आप सभी का बड़ी, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, आप सभी का यार। अब बच्चे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। यार मैंने शायद गलत बोल दिया, मैं आपको फिजिक्स समझाऊंगा। शायद मैंने ये भी गलत बोल दिया। मैं आपको फिजिक्स समझाऊंगा, मैं आपको फिजिक्स जीना सिखाऊंगा बेटा। फिजिक्स हम जितने इजी वे में, जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, शायद आपने कभी ना पढ़ी हो, और आई होप एंड आई विश आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा। अलर्ट अलर्ट ये है कि आप पुराने दोनों लेक्चर देख कर आए। पहले लेक्चर में मैंने पूरे बेसिक्स कवर कराए हैं और दूसरे लेक्चर में भी मैंने बहुत सारे बेसिक्स कवर कराए। बच्चे कंसिस्टेंसी से सारी चीजें करते चलना, प्रैक्टिस रेगुलर करना, नोट्स आप रेगुलर बनाएंगे और बच्चे देखना फिर आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही चीज आपको कंटिन्यू करना है और वो कंटिन्यू करने वाली चीज है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, प्रैक्टिस इज द वे ऑफ एक्सीलेंस। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो टॉपिक आप कवर ना कर पाए। मेरा एक बड़ी है, मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता है कि कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, नथिंग इज टफ, बस वो चीज नहीं है। आपको ये क्लास 9th सोचा होगा जब आप 8th में आए होगे कि हम 9th में जाएंगे, इतनी सारी मुश्किल चीजें आएंगी, पर कुछ भी चीज टफ नहीं है बेटा। नथिंग इज टफ, बट वो नई होती है। नई होती है ना, उसको इजी बनाने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो भाई प्रैक्टिस करिए रेगुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा करिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आपके पास रखा करिए। नोट्स बच्चे, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि आप प्रिंटेड नोट ले लो, आप दुनिया के कोई भी नोट्स ले लो, लेकिन हैंड रिटन नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना बच्चे, जैसे मैंने लेक्चर में जो टॉपिक आपको बोले आपने सुने, मैंने जब हैंड रिटन नोट बनाने को आपको कहा ना बेटा, तो आप आधा टॉपिक तो वहीं याद कर लिए। जब मैं आपको हैंड रिटन नोट बनाने की बात कर रहा था ना, आधे से ज्यादा चीजें तो आप वहीं याद कर लिए, आधे से ज्यादा चीजें तो आप पहले ही समझ लिए। अब क्या सर, अब तो सिर्फ एक बार लेक्चर देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाती है, उस डीपीपी को भी रेगुलर वे में सॉल्व कीजिएगा बेटा। अब डीपीपी कहां मिलेगी? ऐप पर मिलेगी आपको, ठीक है। आप रेगुलर हर लेक्चर के बाद, हर सब्जेक्ट के बाद आपको उस टॉपिक, उस लेक्चर की डीपीपी प्रोवाइड की जाती है, जो कि सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डीपीपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, तो उसे जरूर सॉल्व करा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। मैं हूं आकाश श्रवण। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। लास्ट 2 लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे लेक्चर थे। अब मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूं, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं गति से संबंधित कुछ बातें। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे हम? गति से संबंधित कुछ बातें। बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। अब इसे पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले विराम क्या होता है। याद करिए, विराम जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, मतलब ऐसी कंडीशन जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, क्या कहलाती है? विराम। क्या कहलाती है बच्चे? विराम। विराम का मतलब वो वस्तु आराम कर रही है, उसमें समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब बच्चे दूसरा देखें, विराम के बाद हमने पढ़ा था गति। विराम के बाद हमने पढ़ा था गति। गति मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। जैसे कि मैं यहां रुका हुआ हूं, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका तात्पर्य यह है कि मैं विराम में हूं। लेकिन अगर मैं अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूं, मेरी समय के सापेक्ष स्थिति निरंतर बदल रही है, तो मैं किस में बच्चे? गति में हूं। मैं किस में बच्चे? गति में हूं। तो बच्चे विराम का मतलब स्थिति में परिवर्तन ना होना, गति का मतलब स्थिति में परिवर्तन होना। तो उसके बाद हमने पढ़ा था, आपको याद होगा बच्चे, ये मैं सिर्फ पुराने लेक्चर का रिवाइज करवा रहा हूं। उसके बाद हम पढ़े थे बच्चे किसके बारे में? दूरी के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे बच्चे? दूरी के बारे में। मान लो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, फिर मैं चलता हुआ यहां आ गया।
अब मैंने वहां से लेकर यहां तक अपनी जो जगह बदली ना, तो जितना मैंने रास्ता ट्रैवल किया, दूरी का तात्पर्य होता है बच्चे पथ की लंबाई से। क्या होता है बच्चे? पथ की लंबाई से। ठीक, दूरी का तात्पर्य है पथ की लंबाई से। तो बच्चे किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो पथ की लंबाई होती है ना, उसे बोला जाता है दूरी। तत्पश्चात मैंने आपको पढ़ाया था विस्थापन। विस्थापन का तात्पर्य था कि किसी भी वस्तु ने गति के प्रारंभ में, गति के शुरू होने से पहले और गति के अंत में अपनी स्थिति में कितना परिवर्तन किया। उदाहरण के लिए देखें अपन, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, चलता हुआ यहां आ जाऊंगा, फिर वापस यहां आ गया, तो मैंने गति प्रारंभ करने और गति अंत करने के बीच में कोई विस्थापन नहीं किया। मैं यहां से वहां गया, वापस वहीं तो आ गया, मतलब मेरा विस्थापन क्या है? कुछ भी नहीं है। तो विस्थापन क्या बताता है? तो विस्थापन बताता है कि स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। स्थिति में परिवर्तन, याद करो बच्चे, विस्थापन यहां पर दिखाता है कि स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। उसके बाद हम विस्थापन के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़े थे चाल। चाल का सूत्र आपको याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल के बारे में हमने पढ़ा था, चाल का सूत्र था दूरी बटे समय। उसके बाद याद करिए हम पढ़े थे वेग। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। याद कीजिए ये सारी बातें मैंने आपको एक एक बात डिटेल में पढ़ाई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से देख कर आइए, क्योंकि सारी बातें आपको, सारे कॉन्सेप्ट वहां पर समझा दिए गए हैं, सब कुछ सब बता दिया गया है। तो चिंता की क्या बात, जब आकाश सर है तुम्हारे साथ, सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे और सारे टॉपिक सॉल्व करेंगे। अब सर ये तो पुराना था, आज हम क्या बच्चे, इन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि बेसिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ आने लगती हैं, बस एक फ्लो बन जाता है। पर बेसिक ही तो सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। तो बच्चे बेसिक बिल्डिंग के लिए, आप इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें, पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें। एंड आई होप आपने पुराने लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। तो आज हम पढ़ने के वाले हैं। अब हम बात करते हैं आज की, कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हो। आज मैं पढ़ाने वाला हूं त्वरण के बारे में। त्वरण, त्वरण, त्वरण अंग्रेजी में से कहते हैं एक्सेलरेशन। अंग्रेजी में से कहते हैं एक्सेलरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। उसके बाद त्वरण सूत्र, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा दिया सर आपने, बता एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो बताया नहीं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण के सूत्र के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे सर एक्सेलरेशन का पढ़ा दिया, एक्सेलरेशन का सूत्र बता दिया, उसका मात्रक भी तो बताओ। तब हम पढ़ेंगे त्वरण की इकाई, मतलब उसके मात्रक के बारे में। तत्पश्चात हम त्वरण के कुछ प्रकार के बारे में बातें करेंगे। तो बच्चे बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। पेन कॉपी, जब भी बच्चे किसी भी सब्जेक्ट का आप लेक्चर देखा करो ना, तो हाथ में पेन और सामने कॉपी रखा करो। ऐसा नहीं कि मोबाइल रख दिया सामने, मूवी की तरह देख रहा है, नहीं भाई। जब भी बोला जाए, हर एक, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, हर एक सब्जेक्ट में अगर आपसे बोला जाए कि रुक कर समझो, रुक कर सॉल्व करो, बच्चे जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, 5 सेकंड में सॉल्व करो और आंसर करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको देख नहीं रहा हूं तो आपने करा ही नहीं, करा करो बेटा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज आएगी। तो बेटा ये चीज सॉल्व किया करो। एंड आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अब भाई शुरू करते हैं आज की बात। अब त्वरण समझने से पहले आपको पुरानी बातों को फिर से समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लो, अब जो त्वरण समझने से पहले पुरानी चीजों को थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। मान लो एक हमारे पास है कार, ठीक है। मान लो हमारे पास एक कार है। अब ये कार जो है ना चलना शुरू करती है, कार जो है ना चलना शुरू करती है, ठीक। तो ये होता है बच्चे उसका प्रारंभिक वेग। क्या होता है बच्चे उसका? ये होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब जिससे उसने अपनी गति का प्रारंभ किया, जिससे उसने अपने मोशन को स्टार्ट किया है, तो वो वेग क्या कहलाता है बच्चे? प्रारंभिक वेग। अब मान लो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मान लो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और फिर वो यहां पर आ गई। तो बच्चे उसने अपनी स्पीड जब बढ़ाई ना, उसने जब अपनी दूसरी गाड़ी कर लेते हैं, डिजाइन बदल देते हैं इसका, उसने अपनी जब स्पीड बढ़ाई ना बच्चे, तो स्पीड बढ़ाई, जिस स्थान पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस स्थान पर जो वेग होगा ना, वो क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे? हम अंतिम वेग। कौन सा वेग कैलकुलेट करेंगे बच्चे? हम अंतिम वेग। तो बच्चे ये था पहले प्रारंभिक वेग, उसके बाद आएगा अंतिम वेग, ठीक है। तो बच्चे प्रारंभिक वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु का मोशन, किसी वस्तु की गति प्रारंभ होती है, और अंतिम वेग वह वेग होता है जिस पर किसी वस्तु का मोशन मतलब गति अंत होती है। तो बच्चे वेग के बारे में एक बार पुराने लेक्चर को जरूर रिकैप करें, पुराने लेक्चर को देखें। ये मैं मेंशन कर रहा हूं बच्चे, पुराना लेक्चर
देखें, जरूर देखें बेटा, क्योंकि यहां पर आपको सारी बातें बताई गई हैं डिटेल में कि वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, वेग के प्रकार क्या होते हैं, और भी सारी चीजें आपको वहां बताई गई। जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें, कुछ तो सीखोगे, कुछ तो जानोगे बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। पहले टॉपिक की तरफ है, पहला टॉपिक है त्वरण। अब बच्चे त्वरण का आप क्या प्रैक्टिकल जिंदगी में यूज करते हो? तो मेरा जवाब है हाँ। भाई गाड़ी सबने देखी होगी, गाड़ी सबने चलाई भी होगी, बहुत से बच्चे हैं जो भाई गाड़ी चला भी लेते हैं। आप गाड़ी में राइट हैंड पर एक ऐसी ऐसी करने वाली चीज का यूज करते हैं जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। ऐसा ऐसे करते हैं ना, दोनों तरफ तो ब्रेक होते हैं, एक तरफ ब्रेक होता है, एक तरफ क्लच होता है, ऐसी ऐसी। तो बच्चे जब ऐसे ऐसे करते हैं तो गाड़ी की स्पीड में परिवर्तन होता है। तो त्वरण से एक चीज तो समझ आई, त्वरण से अभी पहले त्वरण का मतलब वो होता है ना, उसे बोलते हैं एक्सेलरेटर। गाड़ी की स्पीड बढ़ाना हो एक्सेलरेटर बढ़ा दो, गाड़ी की स्पीड कम करना एक्सेलरेटर छोड़ दो, यही होता है। अब एक्सेलरेटर याद करो, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपसे कहा था कि त्वरण का अंग्रेजी मात्रा होता है अंग्रेजी का नाम होता है एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है बच्चे त्वरण का? अंग्रेजी में नाम होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक सेकंड देना बेटा, ठीक है। त्वरण का जो अंग्रेजी में नाम होता है वो होता है एक्सेलरेशन। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? एक्सेलरेशन। याद करो, गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाया, आप गाड़ी चलाओगे, एक्सेलरेटर बढ़ा दियो, अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ गई होगी ना, बढ़ी होगी ना, ऐसा कुछ हुआ होगा ना। तो बच्चे एक्सेलरेशन का मतलब कुछ ना कुछ गति से, एक्सेलरेशन का तात्पर्य कुछ ना कुछ गति से। आपने एक्सेलरेशन बढ़ाया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, गाड़ी का वेग बढ़ गया, हुआ। अच्छा देखना, एक्सेलरेशन कम करते हो तो मतलब वो त्वरित गाड़ी की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बच्चे एक्सेलरेशन का सीधा तात्पर्य गाड़ी के वेग से है, किसी भी वस्तु के वेग से है, ठीक है। अच्छा, मैंने मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मैंने एक्सेलरेटर बढ़ाया तो गाड़ी का वेग बढ़ा, मैंने एक्सेलरेटर बढ़ाया तो गाड़ी का क्या हुआ बच्चे? वेग बढ़ा। और एक्सेलरेटर कम करा तो गाड़ी का वेग क्या हुआ? कम। तो सीधा का सीधा तात्पर्य क्या है त्वरण का? वेग से। सीधा का सीधा तात्पर्य त्वरण का किससे है बच्चे? वेग से है। अगर आपको त्वरण के बारे में अच्छी तरह से समझना है बेटा, तो आपको वेग आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। मान बच्चे सिचुएशन को इमेजिन करना, सारी बातों को आप अपने माइंड में इमेजिन करना। मान लो यू आर वॉकिंग थ्रू अ बाइक, आप एक गाड़ी के थ्रू जा रहे हो, या फिर किसी बाइक के थ्रू जा रहे हो, या फिर किसी साइकिल के थ्रू जा रहे हो। मान लो आपकी साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो चल रही है। अब आपने साइकिल में पेडल तेज कर दिया तो उसकी गति कितनी हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चे देखना, पहले उसकी गति कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई बच्चे? 20 हो गई। तो इसका तात्पर्य 10 से 20 तक लाने में आपने पेडल लगाए, मतलब आपकी गति एक्सेलरेट हो गई। आपकी गति, आपकी जो चाल थी ना, वो क्या हो गई बच्चे? एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट का तात्पर्य है यहां पर गति के बढ़ने से। एक्सेलरेशन का तात्पर्य क्या है बच्चे? यहां पर गति के बढ़ने से। तो बेटा देखा ध्यान से, अगेन मान लो आप चला रहे हो एक कार, ये ऐसे ऐसे कार चला रहे हो, चलाते चलाते आपकी स्पीड जो थी पहले थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपने देखा अगले 50 किलोमीटर तक एक गाड़ी नहीं है, खाली रोड है, आपने दिया एक्सेलरेटर, दबाया। जैसे ही आपने एक्सेलरेटर दबाया ना, आपकी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर प्रति आवर। तो बच्चे 30 से कितनी हो गई? 100। तो आपने आपकी स्पीड बढ़ाई, मतलब आपने क्या किया? त्वरण किया। आपने आपकी गति को क्या किया? त्वरित किया। तो इससे क्या बातें समझ आई बच्चे? इससे हमें ये बातें समझ आई कि गति में परिवर्तन ही त्वरण का आधार है। क्या समझ आया बच्चे? गति में परिवर्तन ही त्वरण का आधार है। अगर आप गति में परिवर्तन करते हो तो इसका मतलब आपकी गति त्वरित गति है। आपकी गति कैसी है बच्चे? त्वरित। मान लो मैं ट्रेन में हूं और मेरा एक और फ्रेंड ट्रेन में। आप ट्रेन में सामान फेंकते हो तो जड़त्व की वजह से वो वहीं रहता है, तो मैंने उसको ऐसे सामान फेंक कर दिया। अब या फिर एक और एग्जांपल मान लेते हैं, मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, मैंने एक सिक्का उछाला तो वो वापस मेरे पास आना चाहिए। लेकिन जब मैंने सिक्का उछाला और हवा में था, ट्रेन आगे बढ़ रही थी और वो सिक्का पीछे की तरफ गिरा। वैसे तो अगर ट्रेन एक समान गति से चलती है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सिक्का अब मैं वापस मेरे हाथ में आता। लेकिन अगर उस ट्रेन की चाल एक समान नहीं है, अगर उस ट्रेन की चाल में परिवर्तन होता है, तो वो जो सिक्का उछाला है ना, वो उछाल कर आगे बढ़ जाएगा। मतलब जो ट्रेन की गति कैसी है? त्वरित। तो त्वरण का सीधा तात्पर्य क्या है बच्चे? वेग के बढ़ने से। त्वरण का सीधा तात्पर्य है वेग में होने वाले परिवर्तन से। त्वरण का सीधा मतलब है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेग में परिवर्तन करो, त्वरण पाओ।
अगर आपके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो आपका त्वरण, आपकी गति त्वरित गति है, आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा तो आपकी गति भी कुछ एक्सेलरेशन से संबंधित होगी। अभी हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो भाई त्वरण होता क्या है? सबसे पहली बात बच्चे देखना, त्वरण को अंग्रेजी के एक शब्द एक्सेलरेशन से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसलिए आप देखोगे त्वरण को कई जगह सिर्फ ए से प्रदर्शित करा गया। ए, कई जगह छोटा ए यूज करा गया, कई जगह बड़ा ए यूज करा गया। कारण क्या था सर इसका? कारण इसका इतना सा था कि भाई त्वरण जो होता है अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहलाता है। मैं लिख देता हूं बच्चे यहां पर। तो त्वरण को हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन कहने की वजह से ही हम इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चे देखें इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो यही तात्पर्य है, इसे ए से प्रदर्शित करा जाता है। अब भाई त्वरण को ए से, बच्चे ऐसे जरूरी नहीं, बहुत सारी जगह आपने ए से रिप्रेजेंट करा हुआ है। त्वरण भी कई प्रकार की होती हैं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब बच्चे देखें मैंने क्या कहा कि किसी भी वस्तु की गति में अगर परिवर्तन होगा तो ही त्वरित गति होगी। मान लो यहां पर एक सतह है, इस सतह पर मैंने एक बॉल रख दी। ये रख दी भैया एक बॉल का जो प्रारंभ में वेग है उसे बोला जाएगा यू। क्या किसी भी वस्तु का प्रारंभ में वेग सामान्यता कॉमनली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो v1 v2 भी नाम दे सकते हो प्रारंभिक और अंतिम वेग को, लेकिन यू से भी करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो बच्चे एक बॉल है जो इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में मैंने एरो भी बनाया हुआ है। अब ये बॉल चलती चलती यहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी बच्चे। तो यू से चली, यहां पर आ गई तो उसके वेग में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, इसके वेग में कुछ कमी हुई होगी। अब बड़े या कम हो हमें कोई तात्पर्य नहीं, हमें कोई कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि वेग में परिवर्तन होता है या नहीं। अब भाई वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो मान लो इसका वेग अब कितना हो जाता है बच्चे? v बढ़ जाए या कम हो जाए वो सारी चीजें अभी हम समझते हैं। तो बच्चे एक बॉल है जो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, प्रारंभ में उसका वेग है u, अंत में उसका वेग है v। अच्छा एक दिशा में बढ़ रही है तो उसके पास विस्थापन भी होगा। भाई यहां से यहां गई ना तो उसके पास क्या होगा? विस्थापन होगा। अरे सर विस्थापन है तो उसके पास वेग भी होगा। और अगर वेग है और उसकी वेग में परिवर्तन हो रहा तो वो क्या हो गया बच्चे? त्वरण। तो त्वरण है क्या? त्वरण का तात्पर्य है वेग में परिवर्तन से, ठीक है। त्वरण सीधा एक ही चीज पर निर्भर करता है बच्चे, किस पर? वेग में परिवर्तन। यदि वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण भी नहीं है, याद रखना। यदि वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण भी नहीं है। तो बच्चे त्वरण का सीधा तात्पर्य है वेग में परिवर्तन से। अब बच्चे देखें वेग में परिवर्तन तो हो रहा है सर, वेग तो बदल रहा है, लेकिन हम त्वरण को किसके सापेक्ष नापेंगे? आपने ये चीज सीखी होगी कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। यहां पर हम चीजों को नापते हैं, हम चीजों को समझते हैं किसी ना किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष। तो यहां पर त्वरण को वेग में परिवर्तन के सापेक्ष तो आप नाप रहे हो, लेकिन त्वरण को किसके सापेक्ष नापते हैं बच्चे? समय के सापेक्ष। त्वरण को किसके सापेक्ष नापते हैं बच्चे? समय के सापेक्ष। अगर आप त्वरण के बारे में समझना चाहते हो ना तो टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब सर आप हमें त्वरण का सूत्र बताओ, तो बच्चे देखें त्वरण का सूत्र ध्यान से लिख लेना। त्वरण का सूत्र क्या कहता है बच्चे? त्वरण का सूत्र कहता है, एक मिनट बताता हूं आपको। त्वरण का सूत्र कहता है, देखना बेटा ध्यान से। त्वरण का सूत्र जो कहता है कि जो वेग में परिवर्तन है, किस में परिवर्तन है बच्चे? वेग में परिवर्तन और समय के अनुपात। समय कौन सा? वेग में परिवर्तन हो रहा है तो समय में भी तो परिवर्तन हो रहा होगा। तो वेग में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को, समय अंतराल के अनुपात को क्या कहा जाता है बच्चे? त्वरण कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग का मतलब वेलोसिटी होता है, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब अच्छा देखें त्वरण को ए से प्रदर्शित करेंगे। अब वेग में परिवर्तन, तो वेग हो गया हमारा v, वेग अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, और परिवर्तन v, और समय का क्या हो गया बच्चे? t। तो बच्चे यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला ही आता है, लेकिन इसको और आसान शब्दों में लिख दें बच्चे। तो देखिए त्वरण का बड़ा साधारण सा फॉर्मूला है कि त्वरण, अब सर हमें वेग में परिवर्तन निकालना, दिखाओ। ये परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं चेंज।
अब परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, किसी भी वस्तु में परिवर्तन होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बड़ा साधारण सा तरीका है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। जो वस्तु जो कंडीशन अंत में है उसे ले लो और प्रारंभिक। तो बच्चे वेग में परिवर्तन कैसे करोगे बच्चे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो बच्चे अगर आपको त्वरण के बारे में सीखना है तो आपको उस वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम वेग पता होना चाहिए, और अपॉन में क्या पुट करोगे, समय अंतराल। यदि आपने ये दोनों फॉर्मूला सीख लिया ना बेटा, यदि आपने ये दोनों फॉर्मूला सीख लिया ना बेटा, तो आप बिलीव करो इस चैप्टर को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि बच्चे एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई लोग ऐसे लाइटली लेते हैं, लेकिन मैं एक्सेलरेशन को डेप्थ में पढ़ा रहा हूं बच्चे, क्योंकि आप कभी भी आगे पढ़ोगे ना तो आकाश सर को याद करोगे, यार आकाश सर ने एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। इवन बच्चे मैं आपको बताऊं, एक्सेलरेशन का एक और टॉपिक 11th क्लास में आएगा। आप जब 11th क्लास में आओगे ना तब याद करोगे, यार ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमारे सर ने पढ़ाया हुआ है। तो भाई आगे देखते हैं, त्वरण के बारे में आपको पता चला, किसी भी वस्तु की वेग में जब परिवर्तन होता है, क्या बोला बच्चे मैंने, किसी भी वस्तु के वेग में जब परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, तो उस वस्तु की गति कैसी कही जाती है, त्वरित गति। तो बच्चे वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन, क्या बोला, वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है बच्चे, त्वरण कहा जाता है। त्वरण का बड़ा साधारण सा सूत्र है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, खत्म कहानी। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब बच्चे सर एक बार और अच्छे से फॉर्मूला लिख दो। अब देखो बेटा, यहां पर त्वरण के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहां पर कुछ एक सुंदर कन्या है, ये सुंदर कन्या, ये हंसती हुई कन्या, ये हंसती हुई कन्या, ये हंसती हुई कन्या, कन्या नहीं भाई साहब, ये तो कन्या नहीं लग रहा, ये तो पुरुष लग रहा है। तो ये हंसता हुआ बालक भाग रहा है और उसकी स्पीड अप हो रही है। स्पीड अप होने का तात्पर्य समझे आप, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वो लिखा है कि मैं खुश हूं, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसी वजह से एक्सेलरेट हो रहा है बच्चे। ये चलते चलते अपनी गति को बढ़ाते जा रहा है, चलते चलते अपने वेग को बढ़ाते जा रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। आगे देखना, अब यहां पर देखो भाई, ये भाई साहब स्केट बोर्ड पर चल रहा है, स्केट बोर्ड पर चलते चलते उल्टी टोपी लगा के, है ना, हिमेश रेशमिया जैसे उल्टी टोपी लगाए भाई साहब। ये अब ये टोपी लगाकर आगे तो बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ते बढ़ते इनकी गति कम हो रही है। इनकी गति क्या हो रही है बच्चे, कम हो रही है। अब इनकी गति जब कम हो रही है तो भी तो त्वरण हो रहा है। ये देखो, आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्लोइंग डाउन, मतलब यदि किसी वस्तु की गति कम भी होगी ना तब भी त्वरण से संबंधित कुछ बातें होंगी। अब क्या सर त्वरण सिर्फ और सिर्फ त्वरण सिर्फ गति या वेग पर ही निर्भर करता है? त्वरण क्या दिशा पर निर्भर करता है? हाँ, तो त्वरण एक सदिश राशि होती है बच्चे, जो कि दिशा पर भी निर्भर करता है। तो यदि दिशा में परिवर्तन होगा तो भी त्वरित गति कही जाएगी। तो बच्चे जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की गति को त्वरित गति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? त्वरित। मान लो मैं चल रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 1 सेकंड बाद मैंने स्पीड कर दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरी गति बढ़ी, तो मतलब मेरी गति कौन सी गति है? त्वरित गति। तो बच्चे जब भी गति में परिवर्तन कैसा हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मतलब यहां पर गति बढ़े या गति कम हो, डजेंट मैटर, यहां पर मैटर नहीं करता, पर गति त्वरित गति होगी, इतना सा याद रखना है। अब भाई हम समझते हैं त्वरण का सूत्र। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, त्वरण का सूत्र मैं ये एक डब्बा बनाकर लाया था, इस डब्बे में आपको सारे फॉर्मूला लिख दूंगा। त्वरण का जो सूत्र होता है ना, क्या होता है बच्चे? याद करो, वेग बटे समय, वेग बटे समय। ठीक है बच्चे, आगे त्वरण का एक और सूत्र होता है, मैंने बताया हुआ है, ये लो हैशटैग त्वरण बराबर, याद करो, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है, बटे में समय, वेग में परिवर्तन बटे में समय। भैया आ गया। मान लो एक वस्तु है जिसका त्वरण है a, उस वस्तु ने अपना मोशन, अपनी गति को स्टार्ट किया प्रारंभिक वेग u से और अंत में उसका वेग हो गया v। अधिक जानकारी के लिए एक बार इस एग्जाम्पल को देखें। ठीक है, तो बच्चे उस वस्तु ने अपना प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग किस तरह से परिवर्तित किया? तो बच्चे त्वरण का एक और सूत्र हो गया, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब परिवर्तन कैसे निकालोगे आप? याद करो परिवर्तन निकालने का तरीका,
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में क्या आ जाएगा बच्चे, समय अंतराल, बटे में क्या आ जाएगा बच्चे, समय अंतराल। ठीक है, अब सर इस फॉर्मूला को अल्फाबेट्स में लिखो। अब देखो बेटा, मान लो एक वस्तु है जो चलना शुरू करती है, हम डायग्राम बना लेते हैं और अच्छे से हो जाएगा। मान लो यहां पर एक कार है, ठीक, कार नहीं टायर ले लेते हैं, ये रहा एक टायर, इसने चलना शुरू करा प्रारंभिक वेग u से। अब ये यहां पहुंच गया तो इसका वेग कितना हो गया बच्चे, v हो गया। इसका वेग कितना हो गया बच्चे, v। तो a एक्सेलरेशन बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है ये देखो, अंतिम वेग क्या है v। अब प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग देखो क्या था u, और समय क्या है t। ये लो आपके सारे वेग के फॉर्मूला यहां पर इकट्ठे हो गए हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। आप सोचिए होगा सर ये बच्चे बिलीव करो 1 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन 1 घंटे में खत्म करेंगे। तो आज इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप समझोगे कि ये सच में इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा ही नहीं कि हमने सिर्फ ऐसी हवाई बातें कर दी, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। बच्चे आप में से मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या मैं तो जानता हूं सभी के सभी लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ड्रीम किए होंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने प्लान किए होंगे और उन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई करते होगे बेटा। ठीक है, अब बच्चे याद रखना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो जाती है 9th क्लास से। अगर आप IIT, जेई, नीट या फिर ओलंपियाड या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, तो वो सारी तैयारी स्टार्ट हो जाती है 9th क्लास से। अगर आप 9th क्लास को अच्छी तरह से पढ़ते हो, अगर आप 9th क्लास में सारे बेसिक अच्छी तरह से बनाते हो ना, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत ऑसम हो जाते हैं। तो बेटा याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप भविष्य, बच्चे भविष्य है आपका, वही आपको आने वाले समय में कंपटीशन फेस करना ही है। कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल, हर बच्चा प्रैक्टिस करता है, हर बच्चा पढ़ाई करता है। तो आप सोचिए कि आपका लेवल कहां टच होने वाला है, आप किस लेवल के कंपटीशन को फेस करने वाले हो। तो बच्चे याद रखना, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो आपको 9th से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिक्स बनाना पड़ेंगे। बच्चे एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत आवश्यक है पढ़ाई करना। एक मध्यम वर्गीय परिवार यदि अच्छे से पढ़ाई करता है, उनका जो भी पुत्र या पुत्री होते हैं, जो भी बेटा बेटी होते हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ जाते हैं ना, तो उस मध्यम वर्गीय परिवार की किस्मत बदल सकते हैं, उस मध्यम वर्गीय परिवार को पूरी तरह से बदल सकते हैं बच्चे। क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जिस ताकत को आप फेस नहीं कर सकते, जिस ताकत से आप लड़ने, मतलब वो वाली लड़ाई नहीं कर रहा हूं बेटा, वो वाली लड़ाई मतलब जिस ताकत को आप फेस नहीं कर सकते बेटा। तो एजुकेशन इज द मोस्ट। और बच्चे बिलीव करो इस नाम पर, बिलीव करो इस नाम पर, फिजिक्स वाला, जो कि आपकी एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है, जो कि आपकी एजुकेशन के लिए अवेलेबल है, जो कि हर वो कोशिश करता है जिससे इस भारत के एक एक बच्चे के पास अच्छी और बेहतर शिक्षा पहुंचाई जा सके, अच्छी और बेहतर क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जा सके। और हम इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। हमें बिल्कुल इस भारत की साक्षरता दर को 100% करना है और हम कर रहेंगे इसे। तो बच्चे त्वरित त्वरण के बारे में समझ आया। अब सर किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है ना, तो उस वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। समझ आया? चमका तो कमेंट में लिख दो, हाँ सर त्वरण तो समझ आ गया। तो किसी भी वस्तु की गति में जब परिवर्तन होता है ना, तो उस वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। तो अगर आपको ये चीज समझ आई है तो कमेंट में बच्चे, मैं देखा लास्ट वाली वीडियो में बहुत से बच्चों ने आंसर दिए हुआ, बहुत से बच्चों ने बताया हुआ है त्वरित गति क्या होती है। त्वरित गति क्या होती है ये नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व मैंने दिए थे बच्चे क्वेश्चंस, उन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मतलब एग्जैक्टली उन्होंने प्रॉपर आंसर दिए हैं। मतलब ये बताता है कि आप डेडिकेटेड हो अपनी पढ़ाई के लिए। आप एग्जैक्टली देखो, मैं बताता हूं, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस देखी, उन सारी लास्ट वीडियो पर बच्चे बहुत से बच्चों ने कमेंट किए हुए हैं और एग्जैक्टली ये चीजें बताती हैं कि आपका डेडिकेशन लेवल क्या है। तो भाई देखो, मैंने गति के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उस लास्ट क्लास में बहुत से बच्चों ने कमेंट किए हैं सही, जैसे कि पवन था और सुरेखा थी और बहुत सारे उज्जवल थे, लाइक शाहजान था, रोहन चौधरी था, बहुत सारे बच्चे थे, नूर था। ये इन सभी बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट में उस मतलब ये डेडिकेशन है यार, डेडिकेशन है यार। वो पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो ना यार। आप कुछ बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, सर क्या क्या बातें कर रहे हैं। बच्चे ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये छोटी छोटी बातें ही हमारी सक्सेस का पाथ ट्रैवल करती हैं। तो आई होप आपको त्वरण समझ आया होगा। आप इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बात की तरफ, त्वरण की इकाई। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है।
अधिकतर लोग इकाइयों पर ध्यान नहीं देते, अधिकतर लोग यूनिट्स पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं एक ऐसा प्राणी हूं जो इकाइयों में आपको स्ट्रांग बना दूंगा। मैं आपको हर एक यूनिट समझना सिखा दूंगा, मैं आपको हर एक यूनिट के बारे में बता दूंगा। अब सबसे पहले त्वरण की इकाई आपको समझने के लिए त्वरण का सूत्र याद करना पड़ेगा। अब त्वरण का सूत्र तो सर याद है हमें, त्वरण बराबर वेग बटे समय। ठीक है, अब इसका मात्रक मुझे निकालना है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे सर, ये तो बड़ा साधारण है और अधिकतर बच्चों ने इतनी देर में आंसर ले भी आए होंगे। अधिकतर बच्चे इतनी देर में आंसर, जिन का आंसर आ गया फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो। तो त्वरण का मात्रक बराबर वेग बटे समय। वेग का समय तो सूत्र होता है, क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग का मात्रक हमें यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, त्वरण का मात्रक निकालने के लिए वेग का मात्रक और यहां पर समय का मात्रक। ठीक है बच्चे, अब देखो वेग का मात्रक, यार वेग का मात्रक मैंने लेक्चर नंबर 2 देखा नहीं है यार। अब मैं लेक्चर नंबर 2 अगर देख लूंगा ना तो मुझे वेग का मात्रक आ जाएगा, लेकिन मैंने तो देखा था। तो वेग का मात्रक क्या होता है बच्चे, वेग का मात्रक होता है, क्या होता है यार, क्या होता है, कमेंट कर दो फटाफट। वेग का मात्रक होता है बच्चे मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है बच्चे, मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक क्या होता है बच्चे, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है बच्चे, सेकंड। तो यहां से मुझे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाती है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और क्या यूनिट मिलती है बच्चे, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर अंग्रेजी में लिख दें अपन इसे मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और अच्छे से लिख दो, इस सेकंड को नीचे से ऊपर उठा लाओ तो मीटर सेकंड की पावर -2। तो बच्चे यहां से मुझे मात्रक मिल जाते हैं वेग के, और वेग का बड़ा साधारण सा मात्रक है। क्या मात्रक है सर, वेग का मात्रक बता दो सर आप। वेग का बड़ा साधारण सा मात्रक है, और मात्रक क्या है बच्चा, अब देखो बेटा मात्रक क्या है सर, ये रहा मात्रक। क्या था मात्रक, ये लिखे हैं मात्रक। बच्चे देखो इंपॉर्टेंट है, इस पर स्ट्रेस देना, इसको ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इसे ध्यान से नहीं समझते हैं और फिर दिक्कत होती है। वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। अब क्या इसका कोई और मात्रक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आप मीटर को किस में बदल दो, सेंटीमीटर, तो ये लो भाई सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एसआई पद्धति में हम किसको मानेंगे, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को। जो एमकेएस पद्धति होगी उसमें हम किसको मानेंगे, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को। तो जब भी हमें न्यूमेरिकल दिए होंगे ना, किस में दिए होंगे बच्चे, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में। ठीक है बच्चे, आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। बच्चे मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हमें बताना है वेग समय ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो बच्चे यदि हम त्वरण के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो वेग समय ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो बच्चे आपको ग्राफ बनाना आता ही है, आपको ग्राफ बनाना आता ही है। तो ये रहा एक्स अक्ष और ये रहा वाई अक्ष। ठीक है, ये रहा एक्स अक्ष और ये रहा वाई अक्ष। ठीक, जो एक्स अक्ष है उस अक्ष पर हम लेंगे बच्चे किसको, समय को। किसको लेंगे बच्चे, समय को। एक्स अक्ष पर सामान्यता कॉमनली उस वस्तु को लिया जाता है जो एक समान दर से परिवर्तित हो रही हो, और समय सदैव से एक समान दर से परिवर्तित होता हुआ आया है। ठीक है, और इस अक्ष पर हम क्या लेंगे बच्चे, यहां पर हम लेंगे बच्चे किसको, वेग को। किसको लेंगे बच्चे, वेग को। तो बच्चे यदि आप वेग और समय के मध्य ग्राफ बनाते हो तो कैसा भी ग्राफ बन सकता है, सीधा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। तो बच्चे वेग समय ग्राफ की ये जो रेखा होती है ना, वेग समय ग्राफ की ये जो रेखा होती है ना बच्चे, ये रेखा, ये जो लाइन होती है ना बच्चे, ये लाइन बताती है, लाइन का जो झुकाव होता है ना, ये किसको दिखाती है बच्चे, त्वरण को। ये किसको, ये जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है, इस लाइन का जो झुकाव होता है वो किसको दिखाता है बच्चे, त्वरण को। तो वेग समय ग्राफ में ये जो त्वरण को प्रदर्शित करता है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे, स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको। आई होप आपको आया होगा। ठीक है बच्चे, अब ये जो टॉपिक होते हैं ना, और भी अब देखिए सर और सारी बातें बताएं आप। ठीक है, अब बच्चे देखें, याद रखना यदि आप वेग समय ग्राफ बना रहे हो तो वेग समय ग्राफ बनाने की भी दो स्थितियां हो सकती हैं। अब बच्चे देखो उन दोनों स्थितियों को मैं बताता हूं। ठीक है, अब मैं उन दोनों स्थितियों को बताता हूं। मैं दो ग्राफ बनाकर दिखाता हूं आपको। पहला ग्राफ मैंने ये बना दिया। ठीक, अब आपको पता है किस अक्ष पर मैं क्या ले रहा हूं, किस अक्ष पर क्या नहीं ले रहा हूं। अब बच्चे देखें, पहले ग्राफ को मैंने यहां बना दिया, इससे नाम दिया ओ, ओरिजिन होता है। ये हो गया हमारा कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष,
और यहां पर क्या लिया है मैंने, टाइम सेम टू सेम ये दिया मैंने, ओ लिया, तो यहां पर टाइम कितना लिया, टी। ठीक, अब बच्चे देखें, यहां पर y अक्ष है, यहां पर लिया है वेलोसिटी, y अक्ष है, यहां पर लिया है वेलोसिटी। यदि ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में हमें एक सरल रेखा मिलती है, तो यहां पर जो त्वरण होगा ना बच्चे, एक समान त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा बच्चे, एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण के लिए यदि आप वेग समय ग्राफ बनाते हो तो एक सीधी रेखा मिलती है, और यदि एक समान त्वरण नहीं होगा तो सीधी रेखा के अलावा कुछ भी मिल सकता है, और इसे बोलेंगे असमान त्वरण। अरे सर, ये एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में और अच्छे से तो बताओ, एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में और अच्छे से बताओ। तो बच्चे इसके बारे में पहले तो आप ग्राफ देख लो, इसके बारे में समझने के लिए हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास स्लाइड पर, और यहां से हम सीखेंगे त्वरण के प्रकार। तो बच्चे सबसे पहले त्वरण का पहला प्रकार हम समझते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं एक समान त्वरण। क्या बोलते हैं बच्चे, एक समान त्वरण। अब बेटा ध्यान से समझना, एक समान त्वरण क्या होता है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, एक सेकंड में मेरी स्पीड बढ़ी 10 से 20। देखना बेटा ध्यान से, यहां से गाड़ी चलाना शुरू करी, एक सेकंड में यहां पहुंच गया, मेरी स्पीड कितनी हो गई, 10 से 20। तो परिवर्तन कितना हुआ, 10 का। अब दूसरे सेकंड में मेरी गति हो गई 20 से 30, तो परिवर्तन कितना हुआ, 10 का। अब अगले तीसरे सेकंड में मेरी गति हो गई 30 से 40, अगले एक सेकंड में मेरी गति कितनी हो गई बच्चे, 30 से 40, तो परिवर्तन कितना हुआ, 10 का। तो भाई यहां पर देखो, एक समान दर से वेग में परिवर्तन हो रहा है। भाई जब भी एक समान दर से वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण भी तो एक समान होगा भाई, त्वरण भी तो एक समान होगा। तो जब भी किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में एक समान दर से परिवर्तन होता है, एक समान दर से वो बढ़ती है, तो उस स्थिति में त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम त्वरण के दूसरे प्रकार को समझेंगे, और उस त्वरण के दूसरे प्रकार का नाम है असमान त्वरण। अब आपको एक समान समझ आ गया ना, तो आपको असमान भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो बच्चे देखें, मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने गाड़ी चलाना शुरू करी 0 से, 1 सेकंड पर मैंने 0 से चालू करी थी, तो उस दौरान मेरी गति थी 10। अब मेरी गति कितनी हो गई, 20। तो कितना परिवर्तन हुआ वेग में, 10 का। अब जो दूसरे सेकंड में मेरी गति हो गई 50, तो कितना परिवर्तन हुआ, 30 का। अब अगले तीसरे सेकंड में मेरी गति हो गई 40, तो परिवर्तन कितना हुआ, यहां पर परिवर्तन 50 में से 40 हुआ, तो बच्चे कितने हुआ, 10 का। तो बच्चे यहां पर वेग में परिवर्तन अलग था, यहां पर वेग में परिवर्तन अलग था, यहां पर वेग में परिवर्तन अलग था। तो जब भी किसी वस्तु की गति इस प्रकार से होती है कि उसके वेग में होने वाले परिवर्तन अलग अलग दर से बदलता है, तो इस स्थिति में जो त्वरण होता है उससे नापा जाता है, त्वरण को कहा जाता है असमान त्वरण। तो बच्चे यहां पर मैंने त्वरण के आपको दो प्रकार बताए, एक त्वरण होता है एक समान त्वरण, और एक त्वरण होता है असमान त्वरण। एक त्वरण होता है असमान और एक त्वरण होता है समान। आप कभी भी बच्चे देखो, फिजिक्स सीखना है ना, तो फिजिक्स सीखने की इकलौती शर्त है, इकलौती शर्त यह है कि आपको समझना पड़ेगा। आपको समझने के बाद उन सारी बातों को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। आप गाड़ी पर कभी ना कभी बैठोगे, आप जब गाड़ी पर बैठोगे ना, तो याद रखना आपकी स्पीड अप होगी ना, तो मतलब आपका मोशन एक्सेलरेटेड हो रहा है, आपके मोशन में बढ़ोतरी हो रही है। ये सारी बातें सर हम सीख चुके हैं, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। तो बच्चे अगर आपकी गति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी गति त्वरित गति है। अगर आपकी गति में एक रेट से आपकी गति 10, 20, 30, 40 एक समय समान अंतराल में, समय के समान अंतराल में समान वेग में परिवर्तन करती है, तो आपका एक समान त्वरण होगा। और समय समान अंतराल में, समय के समान अंतराल में वो अलग अलग गति, अलग अलग वेग में परिवर्तन करती है, तो हमारा त्वरण कैसा होगा बच्चे, असमान त्वरण। अब ये चीजें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई। अब बेटा देखना, यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब उन एग्जाम्पल को समझाता हूं। इस कार की स्पीड अप हो रही है, इस कार की स्पीड अप हो रही है, वेलोसिटी की दिशा ये है, तो एक्सेलरेशन की दिशा भी यही है। सुनना बेटा ध्यान से, अब इस कार की स्पीड अप हो रही है, तो वेलोसिटी की दिशा ये है, एक्सेलरेशन की दिशा ये है। स्पीड और वेलोसिटी, देखना बेटा, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर आपको लास्ट क्लास में पढ़कर आए थे। अंतर मैंने स्पीड और वेलोसिटी में बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। अब यहां पर भी बच्चे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिशा पर निर्भर कर रही है।
तो त्वरण कौन सी राशि हुई? सदिश राशि। अभी इसके बाद वाली लाइन में आपको मैं बताऊंगा कि त्वरण सदिश राशि है, कैसे है, क्यों है, बताता हूं। तो बच्चे देखें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब इसकी गति कैसी है? त्वरित गति है। इसकी गति कैसी है बच्चे? त्वरित गति है। आगे अब भाई इसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब इसकी गति में कुछ कमी आ रही है। तो इस स्थिति में त्वरण कहलाता है मंदन। क्या कहलाता है बच्चे? मंदन। रिटार्डेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? रिटार्डेशन। ठीक है, तो त्वरित गति मतलब स्पीड जब बढ़ती है तो गति त्वरित होती है, और अगर स्पीड में कमी होती है तो बच्चे उसी त्वरण का नाम, त्वरण वही है, मान वही है, सारी चीजें वही रहेंगी, उसी त्वरण को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखकर क्या कहने लगते हैं बच्चे? मंदन कहने लगते हैं। एंड आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी बच्चे। तो अगर आप त्वरित गति के बारे में जानते हैं, अगर आप त्वरित गति के बारे में अच्छी तरह से पहचान गए तो आपको मंदन समझ नहीं आएगा। गति बढ़ेगी तो त्वरण, गति कम होगी तो मंदन, बस यही है। तो बच्चे मैंने आपको त्वरण के कई प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया एक समान त्वरण, दूसरा प्रकार बताया असमान त्वरण, तीसरा प्रकार मैंने मंदन बताया। मंदन मतलब त्वरण में कमी होना, मतलब गति में कमी होने की स्थिति में वही त्वरण मंदन कहलाने लगेगा। अब बच्चे आगे सुना, और भी प्रकार के होते हैं त्वरण, जैसे इंस्टेंटेनियस, क्षणिक, तात्क्षणिक त्वरण। जैसे कि तात्क्षणिक वेग था ना, उसी तरह से तात्क्षणिक त्वरण होता है। और इसके अलावा औसत त्वरण। औसत त्वरण जैसे हमने पुराने फॉर्मूला यूज करे थे ना, वही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, लेकिन आपको असमान, समान और मंदन के बारे में आपको डिटेल में जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सर आप हमें बताइए कि यहां पर, अब सर बताइए कि यहां पर त्वरण के बारे में, त्वरण सदिश है या अदिश? तो बच्चे देखें, त्वरण जो होता है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बच्चे? वेग पर। किस पर निर्भर करता है बच्चे? वेग पर। चूंकि वेग भी एक सदिश राशि है और वेग निर्भर करता है विस्थापन की दिशा पर। चूंकि वेग भी एक सदिश राशि और त्वरण पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है वेग पर, तो त्वरण भी कैसी राशि हुआ बच्चे? सदिश राशि हुआ। त्वरण कैसी राशि हुआ बच्चे? सदिश राशि हुआ। त्वरण कैसी राशि हुआ बच्चे? सदिश राशि हुआ। ठीक है बच्चे, राशि, शायद मैंने राशि में मात्रा सही नहीं, सही लगाई, सही लगाइए। ठीक है, तो त्वरण एक सदिश राशि हुआ। ठीक है बच्चे, अब देखना बेटा ध्यान से, त्वरण एक सदिश राशि होता है तो त्वरण दिशा पर निर्भर करता है। किसकी दिशा पर बच्चे? किसकी दिशा पर निर्भर करता है? दिशा पर निर्भर करता है वेग की दिशा पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है बच्चे? वेग की दिशा पर। त्वरण के बारे में अगर सीखना है तो लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से देखें, जहां पर, माफ कीजिएगा, सदिश और अदिश के बारे में आपको अगर सीखना है तो लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि त्वरण और वेग और बहुत सी चीजें जो सदिश होती हैं वो कैसे पहचानी जाती हैं। अब अच्छे देखें, त्वरण मतलब ए, एक्सेलरेशन था ना, और वेग मतलब वी, और समय मतलब टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ आया होगा कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, त्वरण एक सदिश राशि होती है। बहुत बढ़िया, दमाग दमाग, दंचाक दंचाक, बल्ले बल्ले, शावा शावा, मजा आ गया सर, त्वरण बढ़ गया। अगर मजा आया है ना तो कमेंट बॉक्स में एक स्माइली वाली इमोजी डाल देना, हंसती हुई इमोजी होती है ना, वो गोल गोल सा होता है, ऐसा गोल गोल सा होता है भाई, ऐसा गोल गोल सा हंसा। क्या बच्चे? इट मोटिवेट्स में, ये मोटिवेट करता है, मतलब ये बताता है यार आप पढ़ रहे हो, ये दिखाता है कि नहीं यार आपने पढ़ा है बच्चे। तो यदि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो इमोजी डाल देना। अब भाई आगे देखें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बेसिस पर आप आने वाली चीजों को सॉल्व करोगे। एक समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा? अगेन मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूं। ठीक, मान लिया ये सड़क है, इस सड़क पर एक कार चल रही है, इस सड़क पर एक कार चल रही है। अब ये रही वो डिजाइनर कार, ठीक, ये रही वो डिजाइनर सी कार। ठीक, अब ये जो कार है ना, ये कार चल रही है, ये कार चलती चलती यहां पहुंच जाती है। ठीक है, अब मैंने दूसरे रंग की, लो भाई कार एक जगह से दूसरी जगह गई तो उसके रंग में परिवर्तन हो गया। यहां पर इसमें बोला है कि एक समान वेग से, कैसे? एक समान वेग से अगर चलेगी। एक समान वेग का मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर उसका वेग कितना हो गया बच्चे? मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया बच्चे? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर उसका वेग v, ये भी कितना हो जाएगा बच्चे? 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चे, तो बच्चे कोई कार है, कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु को मान लो जो प्रारंभ में 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और अंत में उसका वेग कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई
इस स्थिति में उस वस्तु का हमें त्वरण निकालना है। अरे सर बड़ा साधारण सा है, अधिकतर बच्चों को आंसर आ चुका होगा, अधिकतर बच्चों को ये चीज समझ आ गई होगी। तो फटाफट जिसको समझ आ गई जरा कमेंट बॉक्स में डाल देना, है ना। मैं भी देखूंगा कितने बच्चे कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं। तो बच्चे एक समान वेग से चलती हुई वस्तु का त्वरण, तो बच्चे देखिए हम जानते हैं त्वरण बराबर, याद करो क्या था बच्चे, प्रारंभ, माफ कीजिएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग, ठीक, माइनस प्रारंभिक वेग। अधिक जानकारी के लिए इसी लेक्चर को पुराना रिपीट करके देखें, ठीक है। अब भाई देखें अपॉन में क्या आ गया भाई, समय। अपॉन में क्या आ गया बच्चे, समय। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, अंतिम वेग भी तो 30 है, प्रारंभिक वेग कितना है 30 है, और समय अंतराल कितना हो गया t। तो 30 में से 30 गया, 0 बचा, तो त्वरण कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। तो यदि कोई वस्तु एक समान वेग से परिवर्तित हो रही है, मतलब उसका वेग में जो परिवर्तन है वो एक समान है, या नहीं माफ कीजिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान है, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान है, तो इस स्थिति में उस वस्तु का त्वरण कितना होगा बच्चे, 0 होगा। उदाहरण के लिए मैं गाड़ी चला रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, अगले सेकंड भी 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 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मेरी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरा वेग नियत है, मेरा वेग कांस्टेंट है। और जब मेरा वेग कांस्टेंट है तो याद करिए मेरे वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, और जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो मेरा त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या किसी वस्तु का त्वरण 0 हो सकता है? बिल्कुल 0 हो सकता है, सबूत आपके सामने है। क्या किसी वस्तु का त्वरण धनात्मक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चे याद रखना, त्वरण त्वरण कैसा हो सकता है? त्वरण 0 हो सकता है। कैसा हो सकता है बच्चे? 0 हो सकता है। उसके अलावा त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, मतलब इसका मान पॉजिटिव में भी आ सकता है, और इसी के साथ साथ त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ये सर ऋणात्मक त्वरण कैसे होगा? सर ये ऋणात्मक त्वरण कैसे होगा? ऋणात्मक त्वरण मंदन की स्थिति में होगा। याद करो, मान लो यही गाड़ी 30 से कितनी हो जाती? 10। तो आप 10 में से 30 को माइनस करते, -20 आंसर आता। तो बच्चे देखें, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, त्वरण 0 भी हो सकता है। त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण पूरी तरह से निर्भर करता है वेग में। अगर वस्तु की दिशा परिवर्तित होगी तो उसका त्वरण भी परिवर्तित होगा, याद रखना। ठीक है बच्चे? तो बच्चे जैसे कि हम अभी कुछ दिनों बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, एक समान वृत्तीय गति। तो जब हम एक समान वृत्तीय गति पढ़ेंगे ना बच्चे, तो वहां पर दिशा से त्वरण बदलेगा। वो हम बताएंगे कि वेग की दिशा बदल रही है, और वेग की दिशा जब बदलती है तो त्वरण की दिशा भी बदलती है। और बच्चे देखो, मैंने लास्ट वाले में बताया है कि त्वरण पूरी तरह से वेग पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वेग एक सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि। अगर वेग की दिशा में परिवर्तन होगा तो त्वरण की दिशा में भी परिवर्तन होगा। जब एक समान वृत्तीय गति आपको बताऊंगा ना बच्चे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देकर आपको सारी बातें तब वहां पर डिटेल में समझाने वाला हूं। तो बच्चे आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बच्चे इस टॉपिक को 2 बार देखना कम से कम। कारण क्या है बच्चे? त्वरण लगता आसान है, त्वरण कहते हो सर ये तो बहुत आसान सी चीज है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं ना तब थोड़ी दिक्कत होती है बच्चे। तो उसी दिक्कत को दूर करते हुए इस टॉपिक को आप कम से कम 2 बार समझेंगे, एंड आई होप आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रक निरंतर वेग v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। मान लो मैं ट्रक ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। अब ये बड़ा सा ट्रक है, ये बड़ा सा ट्रक है, और ये उसकी लॉरी है। ठीक है, अब लॉरी के बाद कुछ ऐसा होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक, और मान लो ये ट्रक 8 व्हीलर है, ये सामान रखा होगा कुछ ना कुछ। ठीक, यहां पर वो बॉक्स रखा होगा बच्चे, है ना। अब भाई यहां पर मान लिया ये ट्रक 8 व्हीलर है, तो 1 एक्सल, 2 एक्सल, अरे वायर अच्छा बन गया ट्रक यार, 3 एक्सल। ठीक है, तो ये एक ट्रक है, ये एक ट्रक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। भाई खिड़की तो बनाई नहीं, कैसे ट्रक बनाया सर आपने? तो ये लो भाई ड्राइवर, पायलट की खिड़की। ठीक, और ये उसके एंट्री गेट, यहीं से, अरे गेट ही है पूरा। ठीक है, तो बच्चे एक ट्रक है। अरे सर आपने ट्रक बना दिया, कुछ डिजाइन नहीं बनाया। तो अपने यहाँ भारतीय इंडियन ट्रक्स पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी होती है ना, जैसा कि भाई ट्रक का नाम रख देते हैं,
तो मान लो ट्रक का कुछ भी नाम रखा होगा उस ड्राइवर ने, तो मान लिया भाई एक ड्राइवर है जो इससे v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से चला रहा है। किसे चला रहा है बच्चे? v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से चला रहा है। तो ड्राइवर डीजल लेने के लिए रुकता है। भाई डीजल खत्म, ट्रक चल रहा है, डीजल तो खत्म हो गई, तो ट्रक चलते चलते ड्राइवर क्या होता है? डीजल लेने के लिए रुकता है। अब जब वो डीजल लेने के लिए रुकता है ना बच्चे, तो ट्रक को फिर वो ट्रक तेजी से आगे बढ़ाता है। ये बढ़ जाता है नहीं, ट्रक तेजी से आगे। तो भाई उसने ट्रक चलाया, उसको माल सप्लाई करना है, यहां से लेकर उसको पहुंचाना है किसी दूसरी सिटी में। उसे बोला है कि सुबह 10 बजे तक पहुंच रही है। अब वो रास्ता जो है ना, वो रास्ता ही 10 घंटे का है। वो 10 बजे रात को अगर 12 बजे निकलता है तो सुबह 10 बजे उसे पहुंचना ही है। वो रास्ता ही 10 घंटे का है। अब बीच में डीजल तो खत्म हो गई, नेचुरल फिनोमिना है भाई, गाड़ी चल रही है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो डीजल तो खत्म हो गई। अब अगर डीजल खत्म हुआ है तो डीजल डलाने के लिए उसे रुकना तो पड़ेगा ही, और डीजल डलाने के लिए रुकना पड़ा तो उसका समय व्यर्थ हुआ। उस समय की भरपाई को करने के लिए उसने कहा मैं तो स्पीड बढ़ा दूं, और उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, और इस 20 सेकंड लगे उसे स्पीड बढ़ाने के बाद वो अपना वेग कितना कर लेता है बच्चे? 25 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है। ठीक है, अब 25 मीटर प्रति सेकंड तक उसने अपनी गति को कांस्टेंट कर लिया। अब गति बढ़ाना उसने बंद कर दी, और गति बढ़ाना बंद कर दी तो वो बताइए ट्रक का त्वरण कितना होगा? बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो तुम चुटकियों में कर दोगे। प्रारंभिक वेग दिया हुआ, अंतिम वेग दिया हुआ, समय दिया हुआ है। अब बच्चे प्रारंभिक वेग देखें, मैं करता हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो सर आप इस क्वेश्चन में से हमें प्रारंभिक वेग, क्या बोला बच्चे? प्रारंभिक वेग का मान बताइए। तो जिस गति से ट्रक ने चलना शुरू किया था, जिस गति से ट्रक ने चलना शुरू किया था, उस वेग को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। और इसका मान कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये देखो बच्चे दिया हुआ है, निरंतर वेग 5 मीटर प्रति सेकंड के से बढ़ रहा है। अब बच्चे देखें ध्यान से, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहा है। अब सर उसने अपनी ट्रक की गति को बढ़ाया था। पेट्रोल डीजल डलाने में टाइम वेस्ट हुआ था, जब डीजल डलाने में टाइम वेस्ट हुआ था उसने अपनी गति को बढ़ाया। गति को बढ़ाने में उसने कुछ ना कुछ समय लिया। तो सर समय का मान बताइए, सर समय का मान बताइए। समय का मान ये दिया हुआ 20 सेकंड, तो समय कितना था सर यहां पर? 20 सेकंड। अब उसने अपने वेग को बढ़ाया, उसने 5 से कितना कर लिया? 25 कर लिया। 5 से कितना कर लिया? 25 कर लिया। तो बच्चे उसका अंतिम वेग, सर इसका अंतिम वेग बताइए। ठीक है, तो अंतिम वेग मैं क्या बताऊं, आप ही बता दो। इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा बच्चे? अंतिम वेग हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया भाई? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसका त्वरण बताइए। अरे यार त्वरण का सूत्र मैं भूल गया, त्वरण का ओवर एक्टिंग कर लूं थोड़ी सी। त्वरण का सूत्र मैं भूल गया, त्वरण का सूत्र मैं भूल गया। त्वरण का सूत्र अगर मुझे सीखना है तो लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको मैंने त्वरण का सूत्र बताया था, और त्वरण का सूत्र कहता है कि याद करिए त्वरण बराबर, किसी को याद हो तो बता दो, अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग। अरे सर ये तो काफी बच्चे आंसर ले आए होंगे। अगर आप आंसर ले आए तो मुझे आंसर बता भी दो, आंसर बता भी दो। प्रारंभिक वेग बटे में क्या आ गया भाई? समय। बटे में क्या आ गया बच्चे? समय। तो त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। अंतिम वेग कितना था सर? अंतिम वेग था 25। देख प्रारंभिक वेग कितना था सर? प्रारंभिक वेग था 5। समय कितना लगा? 20 सेकंड। सर इसे जरा सॉल्व करके तो दे दो, सर इसे सॉल्व करके दे दो। तो बच्चे 25 में से 5 गया तो सर ये तो बच गया 20। कितना बच गया? 20। अब 20 बटा 20 क्या हो गया? आंसर कितना आ गया? 1। तो मेरे पास जो त्वरण है ना, उस त्वरण ए, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन का मान कितना आ रहा है? 1। अब 1 तो आ गया, इसका मात्रक कौन पुट करेगा? मात्रक याद है मुझे, याद है मुझे मात्रक क्या था? आपको याद आ गया ना? बस वही मैं लिख रहा हूं। इसका मात्रक था मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा साधारण सा है, ये क्वेश्चन बड़ा साधारण सा है, लगता बड़ा इजी है और है भी इजी। तो बच्चे यहां पर त्वरण के बारे में समझने के लिए, त्वरण के बारे में जानने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स और करना होंगे। अब भाई एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण को समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल समझना पड़ेंगे। मान लो मैंने इस पेन को, ये पेन है, इसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो सर ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी। प्रारंभिक स्थिति में इसका वेग कितना था? 0 था। अब जैसे इसको नीचे फेंका तो इसकी गति में परिवर्तन हुआ, गति में परिवर्तन हुआ। देखो पहले 0 था और इसको नीचे फेंका। अब ये नीचे क्यों आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नीचे क्यों आ रहा है बच्चे? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण।
तो ये रहा गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब सर आपने तो इसे इतनी नीचे जगह से फेंका है, अगर मैं इसे बहुत किसी 10-20 मंजिल के 20वें माले से फेंकूंगा, अगर मैं इसे किसी 20 मंजिल बिल्डिंग के 20वें माले से फेंकूंगा तो इसके पास गति में परिवर्तन होना ही है। उसको नीचे की तरफ फेंकेंगे ना तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आएगा, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा तो गति में परिवर्तन होना ही है। तो उस स्थिति में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उस स्थिति में आप सारी चीजों को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बच्चे देखें, जब भी कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है तो उसके भी वेग में परिवर्तन होता है, उसके भी वेग में परिवर्तन होता है, उसका वेग भी बढ़ता है और उसके वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहेंगे। और जब गुरुत्वाकर्षण की बात होगी तो त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। बेटा क्या कहा जाता है बच्चे? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यदि कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही है, यदि कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गिर रही है, शर्त यही है उस पर किसी तरह का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, उस पर किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यदि कोई वस्तु गिर रही है और गिरते गिरते उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है और गति में परिवर्तन हो रहा है, तो इस स्थिति में उस वस्तु की गति त्वरित गति है। अब अधिक जानकारी के लिए इस लेक्चर को डिटेल में देखें भाई। तो बच्चे उस वस्तु की गति त्वरित गति है। अब त्वरित गति जब है ना, त्वरित गति जब है ना, तो याद करिए त्वरित गति, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है तो उस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गुरुत्वीय त्वरण। और इसे आप याद करो जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? जी से। और इसका जो मान होता है वो मान होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। समुद्री सतह पर इसका मान होता है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये कांस्टेंट है ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। ये माना कि हम जब ध्रुव पर होंगे और इक्वेटर्स पर होंगे तो वहां पर वेग और कुछ स्थिति में परिवर्तन आता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो जी की वैल्यू 9.8 या फिर लगभग 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे। तो जब भी कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण मुक्त निर्बाध गिरती है, फ्री फॉल करती है, जैसे कि इसको छोड़ दें, ये लो भाई फ्री फॉल कर रहा है ना, शर्त यह है किसी तरह का, जैसे हवा भी तो उसे ऊपर फेंक रही होगी, नहीं है, किसी तरह का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए बच्चे। तो जब अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उस स्थिति में उसका वेग बढ़ता है, उस स्थिति में उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है। और जब वेग बढ़ता है ना तो उसके त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसे प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल जी से। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? स्मॉल जी से। और इसका मान कांस्टेंट है, नियत है, मतलब कोई वस्तु अगर गिर रही है ना तो उसके वेग में परिवर्तन हमेशा इसी दर से होगा। किस दर से होगा? 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से होगा। तो बच्चे इसका मान लगभग 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। हम न्यूमेरिकल में पुट कर देते हैं ये वैल्यू। तो आई होप गुरुत्वीय त्वरण बच्चे ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू याद रखना। अब आप इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो बच्चे, कैसे कर सकते हो। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे आपको एक कागज का टुकड़ा लेना पड़ेगा। शर्त यह है हवा नहीं चल रही हो, शर्त यह है हवा नहीं चल रही हो। एक कागज का टुकड़ा लेना पड़ेगा और एक पत्थर। आप दोनों को साथ छोड़ना, दोनों साथ गिरेंगे। आपका मन तो कह रहा था कि पत्थर पहले गिरेगा, लेकिन दोनों साथ गिरेंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना वो हर वस्तु पर समान रूप से लगता है, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और इसके बारे में 11th क्लास में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि गुरुत्वीय त्वरण कैसे इन चीजों को सॉल्व करना सीखना है गुरुत्वीय त्वरण की सहायता से। तो अभी तो इतना याद रखना है बच्चे कि जब भी कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिर रही है तो इस स्थिति में उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, और उस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा वही कहलाएगा गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान हमेशा नियत होगा। वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 10 पुट करेंगे। तो बच्चे आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आई होप आपको पूरा लेक्चर मजेदार लगा होगा। बच्चे जो टॉपिक है ना एक्सेलरेशन, बहुत बोरिंग सा होता है, लगता है अरे सर बोरिंग है, लेकिन ये बच्चे ये जरूरी नहीं कि यार जो चीज हमें पसंद हो वो अच्छी हो। ये भी हो सकता है कि भाई जो चीज़ हमें पसंद ना हो वो ज़्यादा अच्छी हो। नीम का पेड़ जो होता है ना बेटा, कितना कड़वा होता है, लेकिन वो इतना गुणकारी होता है, इतना गुणकारी होता है, उसमें मैक्सिमम एंटीबायोटिक, अधिकतर चीज़ों की दवाएं आप जानते हो नीम के पेड़ से बनती है, क्योंकि नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। ठीक है, तो बच्चे ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे, लेकिन मुश्किल है असंभव है ये नहीं। मुश्किल और असंभव दोनों अलग अलग चीजें मुश्किल हो सकती हैं लेकिन असंभव हो ये आवश्यक नहीं है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझे। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है। और लेक्चर खत्म होने के पहले एक छोटी सी बात कि जो सही करने की हिम्मत रखता है, जो सही करने की हिम्मत रखता है, और ये हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरता। अब मान लो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मान लो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो ये जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन सही ही सॉल्व हो, ये हो सकता है ये क्वेश्चन गलत भी सॉल्व हो जाए।
अब जब ये क्वेश्चन जब गलत सॉल्व हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया। अरे एक बार गलत सॉल्व करो, अपनी गलती पहचानो। जब तक आप अपनी गलती पहचानोगे नहीं, तब तक आप उस चीज को सही नहीं कर पाओगे। यदि आप सही करने की हिम्मत रखते हो तो गलती से डरना भी नहीं है बेटा। ये जरूरी थोड़ी कि भाई हम एक दिन में परफेक्ट हो जाए, ये जरूरी थोड़ी कि हम एक सेकंड में सारी चीजें, टाइम लगेगा ना यार, टाइम ही लगेगा ना यार। हम अभी उस उम्र के पड़ाव पर हैं कि हमें सारी चीजें सीखना है। 9th क्लास के बच्चे हैं, 9, 10, 11, 12 की जो क्लासेस होती है ना, ये सारी क्लासेस आपको जीना सिखाती हैं, सारी क्लासेस आपको स्ट्रांग बनाती है बच्चे। तो यार गलत करने से बिल्कुल डरो नहीं। गलती होगी ना, क्या होगा, हम अपनी गलती पहचानेंगे। अगर आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका बुरा चाह रहा है। हो सकता है आपके विचार और उनके विचार में परिवर्तन हो, पर सबका उद्देश्य एक ही है, आपका विकास, आपकी ग्रोथ। हो सकता है आप कोई भी पेरेंट्स ये नहीं होगा, कोई भी टीचर ये नहीं होगा कि उनका स्टूडेंट या फिर उनका बच्चा जो है ग्रोथ ना करे। हो सकता है थोड़े से विचार तरीका डिफरेंट हो सके, परंतु सबका उद्देश्य, आपका भी उद्देश्य यही है और उनका भी उद्देश्य यही है कि आपकी ग्रोथ हो। तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं बच्चे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर एंड लव यू ऑल। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।